अब जितने भी नी पेन वाले पेशेंट को पूछोगे, वो ऑलवेज वही बोलेगा मेरे एक पाँव में पेन ज़्यादा है, एक में कम। और ऑलवेज स्टार्टिंग जो होता है वो एक ही पाँव से होता है। यंग जनरेशन में अब सर पहली चीज़ जो आ रही है ना, वो है आपके स्मार्टफ़ोन। क्योंकि अब वेब सीरीज़ आप देख लो या कोई भी चीज़ देख लो इंस्टाग्राम में, या इवन बिज़नेसेस भी जो है स्मार्टफ़ोन पे शिफ्ट हो गए। तो अब पूरे दिन स्क्रीन पे रहते हो। बिल्कुल। अब स्क्रीन पे रहना है तो मैं ऐसे कंटिन्यूअस ऐसे तो नहीं रह पाऊँगा। बिल्कुल। तो मैं अपना पोस्चर वीक करूँगा, या तो फिर स्लाउच होके ऐसे पूरे दिन ऐसे बैठता बिल्कुल, रहता हूँ। बिल्कुल, तो ये जो पुअर पोस्चर्स आपने कंटिन्यू स्टार्ट किए हुए, बिल्कुल। तो उस वजह से धीरे-धीरे आपके बॉडी के जो जॉइंट है वो वीक होने लगे, आपकी स्पाइन पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस आने लगा है, और ये वन ऑफ द मेजर रीज़न यंग एज में पेन आना। बिल्कुल, मतलब यंग एज के लोगों को ज़्यादातर फ़ोन बिगाड़ रहा है। ज़्यादातर। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ T3 द टिपिकल टॉक शो। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर आकाश पटेल से, कायरोप्रैक्टर डॉक्टर आकाश पटेल से। आज हम बात करने वाले हैं कायरोप्रैक्टिक के बारे में, क्योंकि आज के टाइम में कायरोप्रैक्टिक के वीडियोस देखना लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। वन ऑफ द रीजन उसका ये भी है, उसके क्रैकिंग साउंड। उसके क्रैकिंग साउंड की वजह से लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगता है कायरोप्रैक्टिक के वीडियोस देखना। आज सिर्फ क्रैकिंग साउंड के बारे में नहीं, बल्कि डॉक्टर आकाश से हम बात करने वाले, जानने वाले, समझने वाले कायरोप्रैक्टिक है क्या। कायरोप्रैक्टिक के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन होगी विद इंडियन कायरोप्रैक्टिक वेलनेस सेंटर के डॉक्टर आकाश पटेल के साथ। शुरू करते हैं एपिसोड डॉक्टर आकाश पटेल के साथ। वेलकम टू द शो डॉक्टर आकाश पटेल। हेलो सर, केम छो? मस्त, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया सर। और आज बहुत सारी कायरोप्रैक्टिक के बारे में बातें होने वाली, क्योंकि मैं अपने यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे भी जानना है और मेरे यूथ को भी जानना है कायरोप्रैक्टिक है क्या, और बेसिक से जानना है, क्योंकि लोगों को सिर्फ इतना पता है कायरोप्रैक्टिक में क्रैकिंग साउंड होता है, पर बेसिकली वो है क्या, थोड़ा बहुत बताएं। बिल्कुल, आपने जैसे सर बोला कि कायरोप्रैक्टिक मतलब क्रैकिंग। अभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप देखोगे काफ़ी वायरल हुआ है कि क्रैक 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 क्रैक, और एक फैसिनेटिंग जैसे आपने बोला कि वो साउंड लगते ही है। तो हमारे यहाँ पेशेंट लिटरली ऐसा बोल के आते हैं कि मुझे बॉडी क्रैक करवाना है। तो ये बॉडी क्रैक करना वो कायरोप्रैक्टिक एक्चुअल में नहीं है। अगर वो करना होता तो आप हार्डवेयर के पास, बोन सेटर के पास भी चले जाते। कायरोप्रैक्टिक एक पूरा साइंस है जिसका पूरा जो काम है वो मैं अभी डिटेल में आपको बताऊंगा। पहली चीज तो ये मीनिंग क्या है। कायरोप्रैक्टर का मीनिंग होता है ट्रीटमेंट बाय हैंड, ये ग्रीक वर्ड। ओके। अब ये जो इनिशिएशन जो हुआ था वो यूएसए में डॉक्टर बीजे पाल्मर के थ्रू ये सर्च हुआ था। उन्होंने जब ये इन्वेंशन किया कायरोप्रैक्टिक का, तो ये चीज में उन्होंने ये फाउंड किया कि हमारी बॉडी में 24 वर्टेब्रास होती है, 24 मनके जो बोलते हैं, तो स्पाइनल कॉलम, और उसको सपोर्ट देने के लिए हमारे दोनों हिप्स, तो 24 वर्टेब्रास एंड दोनों हिप, ये पूरा स्केलेटल स्ट्रक्चर आपकी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है। अब जब आप पैदा होते हो तब से लेके आपकी जो भी एज है, इसमें आप ऑब्वियस है कहीं गिरोगे, फिसलोगे, बैठने उठने के तौर तरीके गलत हो गए, तो ये सब चीजों की वजह से आपका अलाइनमेंट जब चेंज होता है तो उस वजह से स्पाइन में से जो नर्व पास होती है, डिसकम्प्रेशन होता है, वो फिर आपको पेन देता है। तो अगर आपको नॉर्मल बैक पेन या नेक पेन है तो आप क्या करोगे कि भाई डॉक्टर के पास जाते हो, भाई मुझे नेक पेन बैक पेन है, मेडिसिन दिया, 2 दिन 3 दिन में बेटर लगा, फिर वापस आएगा, क्योंकि आपने स्पाइन को करेक्ट नहीं किया, सिर्फ आपने उसको सप्रेस किया है या सिम्टम्स को दबा दिया। तो कायरोप्रैक्टिक यहाँ पे प्ले करता है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम ये देखते हैं कि उनकी स्पाइन में कोई इश्यू है कि नहीं, और अगर स्पाइन में इश्यू है तो उसको करेक्ट करने की जो पूरी टेक्निक है उसको कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं। बिल्कुल। ये चीज। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने डॉक्टरी फील्ड में कायरोप्रैक्टिक फील्ड चूज क्यों की? इतनी सारी फील्ड है, कायरोप्रैक्टिक क्यों? बिल्कुल, इसके पीछे जो स्ट्रांगली मेरा अटैचमेंट है वो मेरा इमोशनल और मेरे मम्मी का केस था। ओके। क्योंकि इंडियन कायरोप्रैक्टिक वेलनेस सेंटर ये जो इन्वेंट हुआ है वो डॉक्टर विठल पटेल, उन्होंने अहमदाबाद में स्टार्टअप किया था। सर, मैं एक बार आपके सेंटर पे भी आया था, मैंने देखा था ज्यादातर सीनियर सिटीजन जो है पेशेंट्स आपके ज्यादा आते हैं, और उनमें भी उनको ज्यादातर नीज पेन होता है। तो सीनियर सिटीजन को नीज पेन का मतलब क्या रिलेशन है? सीनियर सिटीजन में तो होता ही है सर, पर अभी का सिनारियो ऐसा है कि अभी यंग एज में भी काफी लोगों को नी पेन आने लगा है, और 40s में या 50s में उनको नी आर्थराइटिस मतलब घुटने का घिसारा जो बोलते हैं वो भी स्टार्ट होने लगा। यंग एज में अभी से स्टार्ट होने लगा है, तो अभी हमारे पास वो भी पेशेंट आ रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो जर्नी है नी पेन की, उन लोगों में कैसे स्टार्ट होते हैं, जैसे अभी आप बोल रहे हो सीनियर सिटीजन, तो ऑब्वियस है कि उनकी 60s के प्लस हो गए या 50s के प्लस हो गए, तो पहली चीज जो आती है उनके बोन्स वीक होने लगे एज के हिसाब से।
पर उसके साथ नी पेन का कनेक्शन उतना नहीं है। अगर मेरे एज के साथ मेरे घुटने घिस रहे हैं तो मेरे दोनों घुटनों में एक साथ पेन आना चाहिए। बिल्कुल। अब जितने भी नी पेन वाले पेशेंट को पूछोगे वो ऑलवेज वही बोलेगा, मेरे एक पाँव में पेन ज्यादा है, एक में कम। और ऑलवेज स्टार्टिंग जो होता है वो एक ही पाँव से होता है। तो मैकेनिकली अगर आप सोचो कि मेरा एक ही घुटना दर्द कर रहा है, तो ये चीज है कि मेरा वेट 50 केजी है, तो दोनों पाँव पे 25 जाना चाहिए। बिल्कुल। उसकी जगह अभी मैं राइट नाउ मेरे एक पाँव पे 30 केजी वेट दे रहा हूँ, एक पे 20 दे रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा 10 किलो जो फोर्स जा रहा है ऑब्वियसली वो घुटने की डिस्क के ऊपर प्रेशर देता जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज है जिसकी वजह से उनका नी पेन स्टार्ट होता है। अब एक बार ये पेन स्टार्ट हुआ तो साइकोलॉजिकल में क्या करूंगा, भाई ये दर्द करता है तो मैं सीढ़ी चढ़ूंगा तो इस पे वेट ज्यादा दूंगा, बैठता हूँ तो इसके भरोसे बैठूंगा, तो धीरे धीरे फिर इस पे लोड बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये जर्नी है कि जिस हिसाब से फिर उनके दोनों घुटने घिसते हैं और आर्थराइटिस होता है। कायरोप्रैक्टिक में हम यही कहते हैं कि आपका घुटना घिसना स्टार्ट हुआ है तो इसको करेक्ट करने से पहले इसके ऊपर वेट कहाँ से आ रहा है, तो वैसे कि आपके हिप की इम्बैलेंस, तो वो पहले इम्बैलेंस करेक्ट करेंगे। इम्बैलेंस करेक्ट करते ही पेशेंट का 50-60% पेन वैसे ही चला जाता है, क्योंकि आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक्स्ट्रा 10 किलो जो जाता था वो बंद हो गया, तो आपका वॉकिंग और वो सब स्मूथ हो गया। फिर उनमें स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल आता है जो हम फिजियोथेरेपी की सपोर्ट से करवाते हैं। दूसरा है मेडिकेशन, जिसमें कार्टिलेज रीजनरेशन की जरूरत है, तो वो सब हम रेकमेंड करते हैं। तो इस तरह से फिर हम सीनियर सिटीजन को हेल्प कर पाते हैं। बिल्कुल। और सीनियर सिटीजन को सर पेन फ्री करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ स्ट्रगल किया अपनी फैमिली के लिए। जब उनका एक्चुअल में रेस्ट का टाइम आता है ना, तभी जाके उनको ये पेन आता है। तो वो ना तो अपनी लाइफ को पहले एंजॉय कर पाए ना भी कर पा रहे। तो हमारा यही गोल है कि जो भी सीनियर सिटीजन है जिनको नी रिप्लेसमेंट का बोला गया है, अगर वो नेचुरल तरीके से करवाना चाहते हैं तो कायरोप्रैक्टिक डेफिनेटली हेल्प करता है। बिल्कुल। आपने बीच में बात की यंग जनरेशन के बारे में, तो यंग जनरेशन में कायरोप्रैक्टिक की नीड बढ़ रही है क्योंकि उनको इश्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल। क्यों इश्यूज आ रहे हैं यंग जनरेशन को? यंग जनरेशन में अब सर पहली चीज जो आ रही है ना वो है आपके स्मार्टफोन। क्योंकि अब वेब सीरीज आप देख लो या कोई भी चीज देख लो इंस्टाग्राम में, या इवन बिजनेसेस भी जो है स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो गए, तो अब पूरे दिन स्क्रीन पे रहते हो। बिल्कुल। अब स्क्रीन पे रहना है तो मैं ऐसे कंटिन्यूस ऐसे तो नहीं रह पाऊंगा। बिल्कुल। तो मैं अपना पोस्चर वीक करूंगा या तो फिर स्लाउच होके ऐसे पूरे दिन ऐसे बैठता रहता हूँ। तो ये जो पुअर पोस्चर्स आपने कंटिन्यू स्टार्ट किए हुए, तो उस वजह से धीरे धीरे आपके बॉडी के जो जॉइंट है वो वीक होने लगे, आपकी स्पाइन पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस आने लगा है, और ये वन ऑफ दी मेजर रीजन है यंग एज में पेन आने। बिल्कुल। मतलब यंग एज के लोगों को ज्यादातर फोन बिगाड़ रहा है, ज्यादातर कि कंप्लीटली फोन बिगाड़ रहा है। ये कायरोप्रैक्टिक के आउट सब्जेक्ट भी बात करूंगा। इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस का जो रीजन है वो आपका स्मार्टफोन। अगर आपका पूरे दिन का स्क्रीन आवर्स जो है वो 1 आवर से ज्यादा है तो यू हैव टू वरी अबाउट इट। ओके। क्योंकि ये चीजें आपके लाइफ में आएगी ही आएगी। रफली बात करें तो आप एक मंथ में यंग जनरेशन के पेशेंट्स को, मतलब कितने पेशेंट्स ऐसे होंगे यंग जनरेशन से जिसको आप हैंडल करते हो? सर पर डे मैंने जैसा बोला 100 पेशेंट होते हैं, तो पर मंथ जो होता है अप्रोक्सीमेटली 3000 हमारे पेशेंट्स होते हैं। उनमें से जो है 60% यंग जनरेशन। 60%? आधा भी नहीं, पूरा 60%। कौन सी एज ग्रुप? मैक्सिमम जो है 20 से लेके 45 तक मैक्सिमम है। और क्या छोटे बच्चे, मतलब जो 5 साल के 10 साल के, वो लोग भी कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं? अब आने लगा है, क्योंकि बच्चों में भी अब कैसा हो गया, फोन के बिना वो खाना नहीं खाते, कंटिन्यूअस वो स्क्रीन टाइम उनका भी बढ़ा हुआ है, तो उनका चीजें बिगड़ना स्टार्ट हो गई। क्योंकि पहले ऐसा था बच्चे फिजिकली ज्यादा खेलते थे, अब उनके मसल्स डेवलप ही नहीं हुए, तो सिर्फ उनका हाइट बढ़ रहा है पर मसल्स तो दिन ब दिन वीक ही हो रहे हैं, तो वो फिर स्पाइन को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो हमारे यहाँ वैसे केस भी आ रहा है कि 10 साल का बच्चा बोल रहा है मुझे नेक पेन या बैक पेन। तो ये एक चिंता वाली बात है ही, क्योंकि यंग जनरेशन अगर अभी से 10 साल का बच्चा, हाँ, अभी से वो वीक रहा तो वैसे उनका ग्रोथ नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। तो ये चीज पे हमें टेंशन वाली बात है ही। हम पेशेंट को भी अवेयर करते हैं कि आप जितना कम करोगे आपको फॉलो करके एटलीस्ट आपके बच्चे भी वो देखना कम करेंगे, या ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट। बिल्कुल। क्योंकि इसको हम डिजिटल डिटॉक्स वर्ड हमें देना होगा कि अब हमें जरूरत है डिजिटल डिटॉक्स की। जैसे बॉडी डिटॉक्स को कर लिया पर डिजिटल डिटॉक्स नहीं होगा तो ऑब्वियस है काफी सारी बीमारी आ सकती है। डेफिनेटली। और यंग जनरेशन में तो ज्यादातर आ सकती है। बात करते हैं कि वॉकिंग, अगर हम जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा वेट ज्यादा हो गया है, मेरे को घुटने दर्द हो, वो सजेस्ट करते हैं आप वॉकिंग करो। तो छोटी एज में भी या सीनियर सिटीजन, वॉकिंग करने से क्या बेनिफिट होता है? वॉकिंग करने से अगर आप आपकी हेल्थ को सही रखना चाहते हो तो डेफिनेटली बेनिफिट है, बट जब आपको कोई पेन नहीं है,
इवन बैक पेन है तो हम रेकमेंड करते हैं वॉकिंग करना काफी हेल्पफुल है, बट नी पेन में हम रेकमेंड नहीं करते। उसका रीजन है, जैसे मैंने बोला कि ऑलरेडी वो एक पाँव पे वेट ज्यादा दे रहे हैं, उसके साथ अगर आप वॉक करते हो तो पेन और बढ़ेगा। तो नी पेन के लिए मैं स्पेसिफिकली सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादातर साइकिलिंग पे फोकस करो। बिल्कुल। तो साइकिलिंग पे क्या होगा, आप जैसे ही सीट पे बैठे अपर बॉडी का वेट सीट पे ही है, आपके पाँव पे वेट नहीं जा रहा नहीं है। जा और पेडलिंग कर रहे हो तो उसमें ओड इवन वेट नहीं जाएगा, प्रॉपर मूवमेंट ही Equal. होगा। तो उस वजह से आपकी नी को मूवमेंट मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन, नर्व सर्कुलेशन बढ़ेगा और रीजनरेशन की प्रोसेस ओके, मतलब साइकिलिंग हमें हेल्पफुल कर सकता है नीज के लिए। नीज के लिए। ओके, जिम जो कर रहे हैं, जिम आज के यूथ वैसे बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, बहुत सारे लोग जिम जा रहे हैं, पर मैंने आपके सेंटर पे वो भी देखा था कि जिम के पेशेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर वो जिम में जा रहे हैं, अपने हेल्थ से इतने कंसर्न है, रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, फिर क्यों उनको नीड Pain आ पड़ रहा रही है कायरोप्रैक्टर की? उसका सर एक सिंपल रीजन है, आप जैसे जिम में जाते हो तो हम कैसे होता है कि इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से। अगर किसी का, खास करके यंग जनरेशन और जो टीनेजर्स है, अगर किसी का बॉडी अच्छा देख लिया तो हम सोचते हैं कि मुझे भी इस तरह का बॉडी बनाना है कि बिल्कुल और हीरोज जो होते हैं ऑब्वियस है कि हमारी लाइफ में वो अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो आप जिम में तो चले जाते हो, पर वहां जाके पहला क्वेश्चन मार्क ये आता है कि जिम ज्वाइन करने से पहले कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, वो पहले ऑब्जर्व करना है। अगर पास्ट लाइफ में आपका कोई ट्रॉमा है, हाइट से कहीं गिर गए, फिसल गए, एक्सीडेंट हुआ है, तो ये। दूसरी चीज है, पहले आपकी पूरी लाइफस्टाइल सेडेंटर थी, पूरा बैठे रहते थे, वो चीज थी। अब डायरेक्टली जिम चालू कर रहे हो, तो ये हर एक एस्पेक्ट जो है वो आपको ट्रेनर को बताना जरूरी है। हमारे यहाँ वो चीज नहीं होती। आप सीधा गए जिम में, स्टार्ट कर दिया पहले दिन से वर्कआउट। और वर्कआउट के अंदर पहले आता है वार्म अप, फिर वर्कआउट आता है और उसके बाद आता है कूल डाउन। ये पूरा प्रोसेस होता है। बिल्कुल। तो क्या करते हैं, शुरू में 2-3 दिन 4 दिन हर एक क्लाइंट अच्छा खासा वार्म अप कर लेगा और कूल डाउन करेगा। फिर धीरे धीरे उनका मेन फोकस होता है बॉडी बनाना। तो फिर वो वेट लिफ्टिंग पे इतना घुस जाते हैं कि ना तो वो वार्म अप पे फोकस करते हैं, ना कूल डाउन पे। और अगर ये दो चीज नहीं होती है तो आप डोमिनेंट हो जाते हो इंजरीज के लिए। क्योंकि आप सुबह उठ के जिम में जाते हो, फॉर एग्जांपल 6-8 घंटे का रेस्ट किया, मेरा बॉडी जो है पूरा लॉक है। अगर मैं उसको वार्म अप करूंगा ही नहीं और सीधा वेट लिफ्ट करूंगा तो मसल्स कभी भी क्रैम्प आ जाएगा, डिस्क स्लिप हो जाएगी। सेम वे वर्कआउट किया, मैंने मसल्स को स्ट्रेस दिया हैवी लिफ्ट करके, अब उसको कूल डाउन नहीं करूंगा तो स्वेलिंग वहीं का रह जाएगा और वो फिर परमानेंट हो जाएगा। फिर मेरी रेंज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मेरा हाथ उठाने में उसमें दिक्कत आएगा, कमर में दिक्कत आएगा। तो ये काफी सारी चीजें हैं जिससे वो पास होते हैं। एक चीज ये भी है कि जोश जोश में इसने इतना वेट उठाया, मैं भी कंपटीशन में वेट उठा लेता हूँ, उस चीज में भी इंजरी होती है। डेफिनेटली होती है। और डोमिनेंट एरिया जो है इंजरी में जिम के, वो है डेडलिफ्ट एंड स्क्वाट। ये दो पोजीशन ऐसी है जिसमें ज्यादातर लोगों को इंजरी आती है। और वहां पे एक गलती ये होती है, एक तो काफी लोग खुद को ये बोलते हैं कि मैं काफी हेल्दी हूँ तो बेल्ट नहीं पहनते, तो बेल्ट के बिना जाते हैं तो वो रिस्क ले लेते। दूसरी चीज, अगर आपके बॉडी में इम्बैलेंस है और फिर आप वो करने जाओगे तो इंजरी आएगी। बिल्कुल। और हमने वीडियोस भी कुछ वायरल हुए थे, सोशल मीडिया पे देखे थे कि चेस्ट प्रेस मारते हुए या चेस्ट का वर्कआउट करते करते अटैक आ जाता है। उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सर वो अटैक वाली चीज में काफी सारे फैक्टर काम करते हैं। पहली चीज है, एक तो उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो कितना है। दूसरी चीज है उनकी वर्कआउट के दौरान कॉन्शियसनेस कहाँ पे। बिल्कुल। अगर उनकी लिमिट के बाहर वो जा रहे हैं, अपने बॉडी को काफी ज्यादा पुश कर रहे हैं, तो वो चीजें ऑब्वियस है कि डैमेज कर सकती है। थर्ड चीज है, कोरोना के बाद से ऐसा हुआ है कि जिन लोगों को भी कोरोना हुआ था तो उन लोगों में उनका हार्ट और लंग फंक्शन थोड़ा अफेक्ट हुआ है। तो वो लोग जब ज्यादा एफर्ट ज्यादा कर लेते हैं तो ऑब्वियसली उनके हार्ट बीट ज्यादा बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो वो भी एक कार्डियक अरेस्ट के लिए एक रिस्क होता है। और अभी रिसेंटली आप देखोगे तो काफी यंग जनरेशन के लोग जो है क्रिकेट के दौरान या जिम के दौरान, आपने बोला कि अटैक आता है और डेथ भी सडन होती है। बिल्कुल। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि यंग जनरेशन को एटलीस्ट ईयर में एक बार आप फुल बॉडी चेकअप करवाओ। क्योंकि अगर आप उनको बोलोगे ना कि आपका B12 या D3 कम है तो बोलेंगे कि हो ही नहीं सकता, मैं पूरा खाता हूँ, ये सही तरीके से मेरा डाइट चल रहा है। पर आप पूरा फूड इंटेक तो प्रॉपर कर रहे हो और आपको ये पता है कि आपका बॉडी अंदर से उसको फेच कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर आपका बॉडी उसमें से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है तो B12 D3 बनने वाला ही नहीं। तो वैसे काफी सारी चीजें है, तो ईयर में एक बार पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाना। बिल्कुल। जिम में जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि डाइट प्लान आपका स्ट्रॉन्ग रखो। कायरोप्रैक्टिक में क्या डाइट प्लान कुछ रोल प्ले करता है? कायरोप्रैक्टिक में भी सर करता है, क्योंकि काफी सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको गैस्ट्रिक इशू काफी ज्यादा होता है और गैस्ट्रिक इशू की वजह से भी जॉइंट पेन आपको आते हैं। तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिनका हम स्पाइन असेसमेंट करते हैं पर उसमें हमें कुछ नहीं मिलता, पर गैस्ट्रिक इशू ज्यादा है, तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि सर आपको डाइट पे ज्यादा वर्कआउट करना और फिर मसल स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करो।
तो ऐसे केसेस भी है जिनको मैं डाइट पे रेकमेंड करना पड़ता। काफी पेशेंट हमें ये भी बोलते हैं कि सर मेरा ओवरवेट है ना, उस वजह से नी पेन कर रहा है। तो वहां पे भी एक मिथ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपका ओवरवेट है और पेन कर रहा है तो ऐसे तो काफी सारे पेशेंट है, मतलब काफी सारे लोग हैं जिनका वेट काफी ज्यादा है फिर भी उनको पेन नहीं है। तो उसका मतलब आपके वेट की वजह से पेन नहीं हो रहा है। जो भी पेन हो रहा है या तो आपके बोन के इम्बैलेंस की वजह से या आपकी मसल्स वीकनेस की वजह से होगा। तो ये भी एक चीज आपको सबको क्लियर करना है। बिल्कुल, मतलब डाइट प्लान कायरोप्रैक्टिक में भी रोल प्ले करता है। डेफिनेटली करता है। और डाइट प्लान मतलब ये नहीं है कि हमें प्रोटीन चाहिए तो नॉनवेज ही खाना, वेज से भी हम हेल्दी रह सकते हैं। बिल्कुल, काफी सारे प्रोडक्ट्स है सर के इससे आप हेल्दी रह सकते हो। इवन रॉ फूड भी है, वेजिटेबल्स भी है। पर चीज ऐसी हो गई है कि भाई वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्राइटेरिया है। तो अगर आप बोलोगे B12 कम, तो लोग पहली चीज ये बोलते हैं कि हाँ भाई हम नॉनवेज नहीं खाते तो B12 कम। B12 ऐसी चीज नहीं है। आप कुछ नेचुरल चीजों में से या वेजिटेरियन चीजों में से B12 मिलता ही है, पर आपका बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए हमें बाहर से एक्सटर्नली उसको लेना चाहिए। बिल्कुल। और B12 और D3 आपके माध्यम से मैं थोड़ा बताना चाहूंगा सबको। अगर ऐसा बोलोगे B12 D3 का रिपोर्ट करवाओ तो 10 में से 9 लोगों की डेफिशिएंसी आती तो उसका रीजन क्या हो सकता है। रीजन यही है कि सनलाइट से आपको विटामिन डी मिलता है और सनलाइट का मेन सोर्स जो होता है वो सुबह 7 से 9 का। अब वो क्राइटेरिया में कोई भी सनबाथ लेना अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज है B12। तो B12 का काम है आपकी पूरी स्पाइनल कोड या नर्वस सिस्टम है ना उसको नरिशमेंट करना। तो B12 कम होगा तो स्पाइनल कोड वीक होगी। और विटामिन डी का काम है आपकी बोन्स को हेल्दी करना। वो कम होगा तो आपकी हड्डियां कमजोर होगी। तो अब 10 में से 9 लोगों को वीक है तो ऑब्वियस है उनके बॉडी में कुछ ना कुछ इश्यूज आने लगे। पहली चीज कहाँ से स्टार्ट होगी? आपका डाइजेशन अपसेट। डाइजेशन अपसेट हुआ, गैस्ट्रिक इश्यूज थोड़े स्टार्ट हो गए तो बॉडी में स्टिफनेस जनरेट होगा। B12 कम हुआ तो आपकी बॉडी में थकान लगना, मेंटल स्ट्रेस आपको फील होना, पाँव में झंझनाहट। तो ये धीरे धीरे सिम्टम्स आते जाते हैं। हम इसको इग्नोर करते हैं कि चलो नॉर्मल है, सुबह उठ के फिर फ्रेश हो जाएंगे, ओके हो गया तो काम पे लग जाते। शाम होते वापस थकान लगने लगती है तो हम इसको इग्नोर करते जाते हैं और फिर पेन जितना क्रूशियल बढ़ेगा उसके बाद हम दौड़ेंगे। बिल्कुल, पेन के बाद सब ट्रीटमेंट करते हैं, उससे पहले का नहीं सोचते। और इसीलिए सबका ट्रीटमेंट लेंदी चल रहा है और फाइनेंशियल बर्डन पे पड़ रहा है। अगर आपको कोई पेन नहीं है पर आप सोचो कि मुझे पेन ना इसके लिए करना है तो आपको कैसा होगा? 3 महीने में एक बार कायरोप्रैक्टिक लेना है, ठीक है। अब आपको पेन आ गया उसके बाद आओगे तो मैं बोलूंगा भाई शुरू में एक दिन छोड़ के एक दिन आना या हर रोज आना पड़ेगा। तो मल्टीपल सेशंस हो गए, मल्टीपल एक्सपेंस आपका देना पड़ेगा। तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो मेंटेन रखना है ना वो इजी है। बिल्कुल, आपने एक्सपेंस की बात की। मैं छोटा सा अगर फनी कहो तो फनी, पर एक सेशन का मिनिमम एक्सपेंस कितना हो सकता है? सर कंसल्टेशन चार्ज जो है वो 800 रुपीज है हमारा। और जो ट्रीटमेंट चार्ज होता है एक सेशन का 1500। ओके, मतलब जनरली अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। डेफिनेटली, मतलब ट्रीटमेंट अगर लोगों को ये मिल रहा है कि हम ठीक हो रहे हैं तो डेफिनेटली लोग खर्चने वाले हैं पैसे। और ये 1500 के सामने उनको 2-3 चीजें मिल रही है। पहली चीज है नो साइड इफेक्ट, क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं जा रही, साइड इफेक्ट एंटीबायोटिक्स बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज है आप ठीक करने आते हो आपका नेक पेन, पर ओवरऑल बॉडी बैलेंस करवा के जाते हो तो लॉन्ग रन पे दूसरे जो इश्यू आने वाले थे वो अपने प्रिवेंट कर लिए। तीसरी चीज है आपका स्लीपिंग क्वालिटी जो है ना वो बेहतर होगा कायरोप्रैक्टिक से। फोर्थ है आपका डाइजेशन बेटर होगा। फिफ्थ है आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। तो आप 1500 में सिर्फ पेन नहीं रिलीज कर रहे हो, ये बाकी चीजें भी आप लेके जाओ। मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँ कि आपकी अब तक की जर्नी कितने साल हो गए वैसे कायरोप्रैक्टिक? 2013 से मैंने ज्वाइन किया था। तो ऑलमोस्ट 11 इयर्स है। तो 11 इयर्स की अब तक की जर्नी में आपको कोई डिफिकल्टीज आई एज ए कायरोप्रैक्टर? डिफिकल्टीज सर जो आई हमें स्टार्टिंग के 4-5 साल में काफी आई थी, क्योंकि तब कायरोप्रैक्टिक इंडिया में कहीं पे भी पॉपुलर नहीं था। लोगों को ये शब्द बोलने में भी दिक्कत होती कि ये क्या चीज है। तो तब एक्सप्लेनेशन करना, पेशेंट को समझाना कि आपके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है, तो वो पेशेंट के तक पहुंचने में काफी डिफिकल्टी हुई। बट हमें अभी जो रिजल्ट मिल रहा है या हम इतने पेशेंट देख रहे हैं ना, उसका मेन बेनिफिट है माउथ रेफरल। क्योंकि जिन लोगों ने हमें पे ट्रस्ट किया था, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया तो वैसे वो ठीक हुए, तो वो 10 लोगों को और बताएगी कि भाई मेरे को ऑपरेशन बोला था, मैंने ऑपरेशन के बिना यहाँ पे ठीक हुआ। बिल्कुल, तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा था। पर हाँ, स्टार्टिंग के फेज में लोगों को कायरोप्रैक्टिक समझाने में काफी डिफिकल्टीज थी। अभी भी हम हमारा जो टाइम ले रहे हैं वो समझाने में कि ये क्रैकिंग ट्रीटमेंट नहीं है। ये पूरा एक साइंस है जो आपकी ब्रेन और स्पाइनल कोड को हेल्दी रखता है, और ब्रेन और स्पाइनल कोड हेल्दी रहा तो ही आपकी बॉडी हेल्दी है। बिल्कुल, मतलब लोगों को ये भी कंसर्न होता है कि क्रैकिंग आ रहा है, अगर वो ऐसे पुश करे तो शायद बोन वोन हिल गया तो
मतलब लोगों का ये भी कंसर्न होता होगा, बिल्कुल। आपके साथ ऐसे कुछ केसेस हुए होंगे? हाँ, लोग पहली बार जब आते हैं जो सोशल मीडिया से स्पेसिफिकली आते हैं या डर के आते हैं कि सब कुछ ट्राई किया नहीं हो रहा है, पर रील देखा कि चलो यहाँ पे कायरोप्रैक्टिक है, कुछ ट्राई करते हैं। ट्राई कर। तो पहली चीज आके वो हमें कंसल्टेशन में अपना पेन नहीं बताते, पहली चीज ये बोलते हैं, सर ये करने पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना, मेरी हड्डी टूट जाएगी या नस दब जाएगी, मैं पैरालिसिस हो जाऊंगा। तो पहली उनका डर दिखाता है कि ये चीज होती है कि नहीं। तो हम यही कंफर्म करते हैं कि कायरोप्रैक्टिक जो है वो 100% सेफ है। बट हाँ, जेन्युइन कायरोप्रैक्टर के पास जाओगे तो मतलब हर एक बिजनेस में कंपटीशन होता है, हाँ। कायरोप्रैक्टिक में कंपटीशन है? कायरोप्रैक्टिक में सर कंपटीशन तो अभी नहीं है उतना, क्योंकि कायरोप्रैक्टर्स ही उतने नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से कायरोप्रैक्टर्स बहुत कम। तो डे बाय डे कायरोप्रैक्टर्स बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि लोगों को जरूरत है। फैसिनेटिंग भी हो रहा है थोड़ा। बिल्कुल। तो ये चीजों में कायरोप्रैक्टिक को आप इस तरह से देख सकते हो कि आने वाले युग में कायरोप्रैक्टिक एक लाइफस्टाइल होगा। एंटीबायोटिक्स दवा के बिना अगर ठीक हो रहे हैं। हाँ, और जैसे आप बोल रहे हो कि रेगुलर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम में जा रहे हो फिटनेस के लिए, तो ये वन ऑफ द पार्ट है फिटनेस। क्योंकि फॉरेन में अगर यूएसए यूके कहीं पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे कायरोप्रैक्टिक कैसे चलता है, 5 डेज वर्कआउट, 1 डे कायरोप्रैक्टिक एंड 1 डे रेस्ट, उनका पूरा ऐसा शेड्यूल होता है। पर यहाँ पे तो अभी कैसा है कि वर्कआउट कर रहे हो तो सिर्फ वर्कआउट करो। अगर वर्कआउट कर रहे हो तो वहाँ पे दिक्कत क्या आती है, हर रोज मैं वेट लिफ्ट करता हूँ तो मेरे माइक्रो टिश्यूज जो होते हैं वो फटते हैं, तो बॉडी गेन होता है। तो उसको हीलिंग के लिए उसको रेस्ट चाहिए और कायरोप्रैक्टिक चाहिए। तो वो चीज यहाँ पे अभी किसी को पता नहीं है। तो धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, हम भी ट्राई कर रहे हैं कि आपके माध्यम से है और ऐसे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां से लोगों को बता रहे हैं। मैं आपको अगर डायरेक्टली पूछ लूं तो फिट रहना है, लाइफ लॉन्ग अगर फिट रहना है एक पर्सन तो क्या करना चाहिए? लाइफ लॉन्ग अगर पर्सन को फिट रहना है तो 2-3 चीजें ही है जिसको अगर मैनेज करना है। पहली चीज है आपकी स्लीपिंग साइकिल जो है उसको बेटर करना है। हमारा फिक्स टाइमिंग नहीं होता है कभी भी सोने का, तो उस वजह से क्या होता है कि पूरी बॉडी की सिस्टम अपसेट होती है। तो आपके उठने के और सोने के टाइम पहले तो फिक्स करना है। दूसरी चीज है रेगुलर 30 मिनट बॉडी के पीछे देना है एक्सरसाइज के लिए। तो आपका स्लीपिंग पैटर्न बेटर हुआ तो डाइजेशन बेटर रहेगा, रेस्ट मिलेगा। दूसरा, आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किया तो आपके मसल स्ट्रेंथनिंग हो गए, और उसके साथ है न्यूट्रिशन। तो B12 D3 और जो फुल बॉडी चेकअप बोल रहा हूँ ये चीज, और फाइनल ये हर 3 महीने में एक बार कायरोप्रैक्टिक चेकअप। हेल्दी खाना मतलब ऐसा कि सिर्फ घर का ही खाना? नहीं, ऐसी जरूरत नहीं। आप 15 दिन में एक आध बार बाहर का खाते तो वो कोई अफेक्ट नहीं करता है। बट हाँ, हफ्ते में 2-3 बार 4 बार आप जंक फूड खा रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल। ये चीजें मतलब बाहर का खाना अफेक्ट ही करता है, ऐसा ही है कि अफेक्ट क्वांटिटी वाइज होता है और हर एक के बॉडी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे तीखा नहीं जचता है पर बाहर जाके मैं तीखा खाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरे बॉडी नेगेटिव रिएक्ट करेगी। तो आप 15 दिन 20 दिन में एक आध बार बाहर का होटल का खाते हो या कोई भी जंक फूड खाते हो तो वो उतना अफेक्ट नहीं करता है जो नॉर्मल लोग हैं। बट जिनको डाइजेस्टिव इश्यूज है डेफिनेटली उनको फिर वो रिकमेंडेशन हेल्थ के हिसाब से या बॉडी के हिसाब से आते हैं। तो मतलब अभी के मैं बात करूं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जिम कर रहे हैं, 1-2 एक्सरसाइज की तो थक जाते हैं। तो अभी के टाइम में ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग कुछ भी करते हैं तो थोड़ी देर में, मतलब अगर आधा घंटा वर्कआउट किया थक गए, उतना ही स्ट्रेंथ फिटनेस इतना ज्यादा नहीं रहा है। पहले के टाइम में अगर हम बात करें तो लोग 2-3 घंटे तक अगर वर्क करते रहे, खेती आज भी हम देखते हैं कि फार्मर्स जो है खेती करते रहते हैं फिर भी वो थकते नहीं। आज के टाइम में हमारा यूथ इतना जल्दी क्यों थक जाता है कि स्ट्रेसफुल भी हो जाता है, कि डिप्रेशन की वजह से होता है या फिर न्यूट्रिशन की वजह से होता है, डाइट की, क्या चीज जो है उनको थका देती है? इसमें सर मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहली चीज अगर आप देखोगे तो पहली चीज आपकी फैमिली से स्टार्ट होती है। अगर मेरी फैमिली में मेरा फैमिली बॉन्डिंग ही प्रॉपर नहीं है, आज आप देखोगे शाम को फ्री होके सब अपने अपने फोन में, बॉन्डिंग नहीं होता है, एक इमोशनल कंप्रेशन आता है कि भाई हम पहले क्या था, पहले सब कुछ डिस्कस करते थे, ये सब चीजें होता था, अब वो चीज धीरे धीरे छूट रही है। तो पहली चीज है कि आप इमोशनली जो भी चीज है अंदर से वो बाहर रिलीज नहीं कर रहे हो, तो वहां से स्टार्ट होता है डिप्रेशन का फेज। तो एक चीज है जहाँ से आपका थकान चालू होता है, क्योंकि हर रोज मैं सुबह उठता हूँ, शाम को जाता हूँ, मैं अपनी बॉडी को या लाइफ को पूरा एक्सप्रेस ही नहीं करता, तो उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे गिल्ट फील होता है और गिल्ट बड़ा होकर ये चीजें करता है। तो एक चीज है फैमिली से स्टार्ट होता है। दूसरी चीज है मेंटल स्ट्रेस। अभी की कॉम्पिटिटिव लाइफ है तो आपका बिजनेस स्ट्रेस है या फैमिली स्ट्रेस है, जो भी चीज है, तो उस वजह से क्या होता है कि आपका ब्रेन और बॉडी प्रॉपरली ट्यूनिंग में काम नहीं करता है। ब्रेन टेंशन में चलता है, बॉडी काम करता है, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी कोई चीज जाती है तो ऑब्वियसली बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। मतलब आज तो यूथ को एग्जाम का भी टेंशन होने लगा। बिल्कुल, और एग्जाम का टेंशन सबको नहीं होता है, ज्यादातर टेंशन इन्हीं लोगों को होता है कि स्टार्टिंग फेज में उन्होंने इग्नोर किया।
अब क्या हो गया कि भाई एंड फेज पे आया, चलो लग जाओ। तो ये चीज क्यों करना है कि आप मतलब वो वही देखते हैं कि स्टार्टिंग में कर लेंगे एग्जाम आ रही है तब हाँ। बुक्स लेके बैठ रहे हैं। और दूसरा चीज सर ऐसा है कि ये साइकोलॉजिकल एक हाइप हो गया है। जैसे आज आपने, आपकी एज 20 ईयर्स है आई बिल्कुल गेस, ठीक है। 20 ईयर्स में आपने एक इनिशिएटिव लिया कि मुझे एक अलग से पूरा एक स्टार्टअप करना है, तो आपने बियॉन्ड द लिमिट, बिकॉज नॉर्मली अब क्या करते हैं भाई, आईटी फील्ड में जाऊंगा, ये करूंगा, कंप्यूटर वर्क करूंगा, तो आपने पूरा एक अलग इनिशिएटिव लिया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं उससे ही सब करियर है। आपके पास अगर स्किल्स है तो आप उसको डेवलप कर सकते हो। डेफिनेटली। तो अभी यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि भाई रिजल्ट आना चाहिए, बिल्कुल और वो स्ट्रेस बच्चों को काफी है डेफिनेटली। कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो सोसाइटी में क्या बोलेंगे, माँ बाप क्या बोलेंगे, वो सबका स्ट्रेस उनको ज्यादा है कंपेयर टू एग्जाम। ये भी चीज एक आ रही है। बिल्कुल मतलब आज के टाइम में देखे ना तो ज्यादा मार्क्स लाने वाले लोग भी एक 15,000 18,000 की जॉब कर रहे हैं बिल्कुल। और एक बैक बेंचर जिसके मुश्किल से पासिंग मार्क्स आए थे वो बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा कर रहा है, यूनिकॉर्न बन रहे हैं वो लोग। बिल्कुल मतलब यूथ को मार्क्स के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, स्किल्स के पीछे दौड़, स्किल्स के, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी भी स्किल देख के जॉब देती है, मार्क्स या आपकी डिग्री देख के नहीं देने वाली। और वो डिग्री देख के आपको एंटर भी कर लेंगे, पर उसके बाद वापस उनको पता चलेगा ही कि भाई स्किल्स है कि नहीं। डेफिनेटली तो स्किल बेस ही जाना जरूरी है। डेफिनेटली और उससे लेबर टर्नओवर रेट भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और उसके साथ जैसे अपना मेन क्वेश्चन था इसमें कि थकान क्यों ज्यादा लगती है, तो जैसे मैंने बोला एक मेंटल स्ट्रेस वाला, इमोशनल स्ट्रेस वाला, अब आता है फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस के अंदर ऐसा है कि आप सुबह जाके वर्कआउट या एक्सरसाइज तो कर लिया, आधा घंटा चल लिया, पर उसके बाद का पूरा दिन आप ज्यादातर आप बैठे ही रहते हो, क्योंकि अब जो भी काम है आपका बैठ के करने वाला है, फिजिकल मोबिलिटी बहुत कम। बहुत तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे का वर्कआउट आपको पूरे दिन के लिए हेल्दी रखेगा वो जरूरी नहीं है। तो आपका आपके रूटीन लाइफ में भी कुछ चेंजेस लाने हैं। जैसे अगर मैं आईटी फील्ड में हूँ या बैंकिंग में हूँ, तो मैं अगर पूरे 8 घंटे बैठे रहता हूँ तो मुझे एक हैबिट चेंज करना है। हर 45 मिनट पे मुझे 10 सेकंड थोड़ा मोबिलाइज करना है। अगर ये चीज नहीं करूंगा तो ऑब्वियस है मेरे बॉडी के मसल दिन ब दिन वीक होते जाएंगे और मैं आर्थराइटिस या बैक पेन के लिए डोमिनेंट हो जाता हूँ। डेफिनेटली तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आपको करनी है जिस वजह से आपको थकान भी कम लगे और आपका बॉडी हेल्थी। सर फिजियोथेरेपिस्ट बोन सेटर उन सब में सबको पता है कि क्या होता है, उन सब से कायरोप्रैक्टिक डिफरेंट कैसे है? कायरोप्रैक्टिक का सर पहले चीज, जब कोई पेशेंट आता है तो उनका हम पहले फिजिकल असेसमेंट करते हैं कि एक्चुअली ये कायरोप्रैक्टिक केस है कि नहीं, क्योंकि हर एक को सिर्फ ट्रैक करना वो कायरोप्रैक्टिक नहीं होता है। तो पहली चीज उनका प्रॉपर एवोल्यूशन होता है। दूसरी चीज वो होने के बाद अगर हमें लगा कि ये कायरोप्रैक्टिक केस है तो हम उनके पूरे डिफरेंट व्यू में एक्सरेज लेते हैं, जिनमें बॉडी का कितना इम्बेलेंस है, स्पाइन में कितना इम्बेलेंस है, वो हमें पता चलता है। और वो एक्सरे के बाद हम पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे एवोल्यूशन पूरा जो है वो नॉर्मल फिजियोथेरापी या बोन सेटर से अलग होता है। दूसरी चीज है हमारे पास एक स्पाइन स्कैनिंग मशीन है जो 10 सेकंड में आपकी स्पाइन में कहाँ पे कंप्रेशन है वो दिखा देती है। और वो चीज इतनी इफेक्टिव है कि चलो बिफोर ट्रीटमेंट तो मैंने स्कैन किया, पर आफ्टर ट्रीटमेंट करूंगा तो कितना फर्क आया वो भी आपके सामने आ जाता है। ओके, तो वो भी हम चीज यूज करते हैं पेशेंट के लिए, ताकि हमने एवोल्यूशन तो कर लिया, एक्सरे करवा लिए, अब उसके साथ हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे स्कैनिंग से कि चलो पेशेंट को एक्जैक्टली एक्सरे में दिखा L4 L5 पे कंप्रेशन है, तो मशीन में क्रॉस वेरीफाई होता है। अगर दोनों में सेम पॉइंट पे आता है तो उस हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट में मूव ऑन करते हैं और आफ्टर ट्रीटमेंट फिर वो रिजल्ट आता है। अब ये चीज यहाँ से अटक नहीं जाती। नॉर्मली क्या होगा, अगर आप फिजियो में जाते हो ऐसा होगा तो आपका एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है कि भाई आपको इतनी इतनी एक्सरसाइज करनी है, तो वो फिर डेली का रूटीन हो जाता है कि एक फिक्स पैटर्न में होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो मसल्स पे काम करते हैं, हम आपकी स्पाइन पे काम करते हैं। मैंने आज आपकी स्पाइन को एडजस्ट किया, उसका मतलब मैंने उसकी पोजीशन में चेंजेस लाए, तो वो चेंजेस अब ऐसा नहीं कि वापस कल आओगे तो वैसे ही हो जाएगी। तो हर बार आपकी ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल फिक्स नहीं रहता है। आपकी बॉडी में सिम्टम्स में क्या क्या फर्क थे, कितना फर्क आया, कितना नहीं आया, वो पूरा कैलकुलेशन होने के बाद ट्रीटमेंट। मतलब एक बार इम्प्रूवमेंट हुई तो बनी रहती है, ऐसा नहीं कि वापस से वही प्लेस पे आ जाती है और पेन शुरू हो जाता है। हाँ, तो हर एक बार ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम नहीं रहेगा फिजियो की तरह कि भाई हर रोज आप आके इतना इतना करना ही है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी स्पाइन अगर नॉर्मल हो गई, पेन भी उतना नहीं है, तो जरूरत भी नहीं है। तो कायरोप्रैक्टिक में मशीनरी का भी रोल प्ले होता है, क्या क्या मशीनरी आप यूज करते हो? कायरोप्रैक्टिक में सर मशीनरीज का भी काफी यूज है, अगर आप प्रॉपर वेल टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहते हो। जैसे मैंने बोला कि ये स्पाइन स्कैनिंग मशीन तो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है, तो हमारी दोनों ब्रांच पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो एक टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज है कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट की जो बेंचेस आती है, अगर मैं नॉर्मल क्रैक ही करना है तो मैं नॉर्मल बेड पे भी कर पाऊंगा,
पर हमारे यहाँ वो पूरी हाई टेक टेक्नोलॉजी वाले बेड है जहाँ पे मैं सेगमेंट वाइज मतलब गर्दन में पेन है तो उसका ही काम कर सकता हूँ, मिड बैक का, लोअर बैक और पेल्विक का, तो पूरा सेगमेंट वाइज बेड भी है। उसके अलावा यूएसए की काफी सारी टेबल्स है जिसके ऊपर कितना भी पुराना पेन हो तो वो टैकल करने में या ट्रीट करने में हमें काफी हेल्प। तो मैं ये भी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी या मशीन है ना, पूरे इंडिया में इतनी फैसिलिटी कहीं पे भी कोई कायरोप्रैक्टर में नहीं है। आज के टाइम में अगर देखें तो इंडियन कायरोप्रैक्टिक वेलनेस सेंटर एक ब्रांड बन चुका है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सर डेफिनेटली इंडियन कायरोप्रैक्टिक वेलनेस सेंटर जो है वो सूरत तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल, हमें काफी सारे गुजरात के बाहर से भी इंक्वायरीज आती है और पेशेंट भी आ रहे हैं। तो हाँ, ये एक ब्रांड बन गया है, पर ये ब्रांड इसीलिए बना है क्योंकि हम डेडिकेटली पेशेंट को रिजल्ट देते आए और यही माउथ पब्लिसिटी जो है वो हमें सपोर्ट कर रही है। क्योंकि सूरत में ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के लोग रहते हैं। यहाँ पे अगर किसी को ठीक होता है तो वो हमें सामने से बोलता है कि सर मेरे मम्मी पापा या ब्रदर सिस्टर जो है उनको मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा क्योंकि आपने मुझे ठीक किया है तो वो भी हो ही जाएगा। बिल्कुल, तो वो एक जो ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है ना, वो हमारी सबसे बड़ी चीज। बिल्कुल, क्योंकि आज के सर्विस सेक्टर में जो है लोगों को रिजल्ट चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में आपको देता जाऊंगा या आपको बार बार बुलाता जाऊंगा, बट अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो डिससेटिस्फेक्शन होगा जो आपकी ग्रोथ पे काफी अफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो मेरे लिए जो ब्रांड बना है उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो हमारे पेशेंट का ट्रस्ट। डेफिनेटली। तो अब हम शो के एंड की तरफ बढ़ते हैं। शो का एंड करेंगे हम रैपिड फायर से। सबके साथ हम खेलते हैं, आपके साथ भी खेलेंगे रैपिड फायर। सो मैं आपको एक वर्ड पूछूंगा, आपके मन में वो वर्ड सुन के जो भी आता है आप एक्सप्रेस कीजिए। पक्का। तो शुरू करते हैं। श्योर। कायरोप्रैक्टिक, फिटनेस, पेशेंट्स, रिजल्ट, बोन्स, क्रैकिंग, ओके, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। इनको मैं एक्सप्लेन शायद एक वर्ड में नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे लिए सीनियर सिटीजन मतलब उनका एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा इनके लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी के लिए, मैं थोड़ा टाइम लूंगा सॉरी इसमें, पर्सनल थोड़ा इमोशनल है। मेरी मम्मी ने है ना हमारे ग्रोथ के लिए काफी वर्कआउट किया, क्योंकि जब वो बिजनेस वूमन बनी थी तब इसलिए बनना पड़ा था क्योंकि हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो तब से लेके उन्होंने काफी हार्ड वर्क किया। जब हम सेटल हुए, जब उनका एक्चुअल रेस्ट का टाइम आया, तब तक उनके लंग्स पूरे खत्म हो चुके थे। तो उनको लंग रिप्लेसमेंट करवाने के लिए बोला गया। हमने उसमें काफी सारी एफर्ट की, बट उनके लिए ऐसा था लंग फेल होने लगे, मतलब यहाँ से सामने तक चलना होना उतने में भी हाफ चलने लगे। तो जब उनका एक्चुअल टाइम आया कि जब वो बच्चों के साथ खेल सके, मेरे बच्चों के साथ खेल सके, तो वो टाइम पे पूरा उनका बॉडी वीक हो गया। तो मेरे लिए सीनियर सिटीजन मतलब ये है कि मुझे उनको हेल्थ ही देना ताकि वो अपनी बाकी की जो लाइफ है ना वो एंजॉय कर अच्छे से जी सकते। सर आपने लंग्स की बात की, लंग्स का इश्यू क्यों आता है? लंग्स के इश्यू में सर पहली चीज जो कॉमनली दिखी गई है, मेरे मम्मी में भी था, और जब मैं मेरे मम्मी के ट्रांसप्लांट के लिए चेन्नई गया तब मुझे पता चला कि मेरे मम्मी जैसे पेशेंट काफी सारे हैं पूरे इंडिया में। तो वो पहली चीज ये बोलते हैं, जो पीजन करके आते हैं, कबूतर जो बोलते हैं, हाँ। उनकी जो चरक आती है ना वो सबसे डैमेजेबल पार्ट है। अगर आपकी घर के आसपास में कहीं पे भी वो चीज है तो रिस्ट्रिक्ट करो कि वो ना आए, क्योंकि उससे जो निकलने वाली जो चीजें है वो लंग्स को ज्यादातर अफेक्ट करती है, पहली चीज। दूसरी है, जिन लोगों का बिजनेस या काम जो है वो फैब्रिक में है या ऐसी चीज जिसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल आपके ब्रीथ में जा सके, बिल्कुल, तो ये चीज भी है। तो मेरे मम्मी का जो बिजनेस था वो फैब्रिक का ही था, तो उनको फ्रीक्वेंटली कट करना होता था। जो कट होता था वो रैशेस पूरे अंदर जा रहे थे, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। और लास्ट एक रीजन होता है, कोरोना के बाद से जिन लोगों को कोरोना हुआ है वो सबके लंग्स थोड़े वीक हुए। इसमें अल्कोहल भी रोल प्ले करता है? अल्कोहल तो उतना नहीं करता, पर स्मोकिंग डेफिनेटली करता है। स्मोकिंग से लंग्स को कितना इफेक्ट हो सकता है? स्मोकिंग पे एक बात करता हूँ, आज की यंग जनरेशन को अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 10 में से 6 लोग या तो स्मोकिंग है या अल्कोहल है या कुछ ना कुछ वो लोग लेते हैं। उन लोगों को यही लगता है कि भाई स्मोकिंग से सिर्फ होगा तो क्या होगा, फेफड़े का कैंसर होगा, और वो सबको तो होता नहीं। मैं उन सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप वो स्मोकिंग के अंदर इनहेल करते हो तो आपके निकोटीन जो बॉडी में जाते हैं ना, पूरी नर्व्स को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तो फ्रीक्वेंटली आप दिन में अगर 3 बार 4 बार लेते हो तो वो पूरी बॉडी की नर्वस सिस्टम दिन ब दिन वीक होती जाती है। तो आप ये मत सोचो कि लंग्स का कैंसर होगा तो होगा, आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक हो रही है। नर्व्स वीक हो गई तो मतलब पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हुई। काफी लोगों में आपने सुना होगा कि जो लोग स्मोक करते हैं, अगर सुबह में स्मोक करेगा तो ही वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो वो क्या हुआ, आपकी बॉडी उसके ऊपर डिपेंड हो गई। तो ये ओवर द पीरियड स्लो पॉइजन ही है। तो रैपिड फायर आगे बढ़ाता है। श्योर। फिटनेस इसमें मुझे भी सोचना पड़ेगा। माई सेल्फ। हेल्थ उसमें भी आएगा, कायरोप्रैक्टिक ही आएगा। कायरोप्रैक्टिक।
यूथ यूथ, उसके लिए एक ही चीज है, स्मार्टफोन छोड़ो और फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान दो। डेफिनेटली हैप्पीनेस हैप्पीनेस फैमिली। फैमिली इंडियन कायरोप्रैक्टिक वेलनेस सेंटर जाना है, बनने वाला है इंडिया का नंबर 1 कायरोप्रैक्टिक सेंटर। डेफिनेटली डॉक्टर आकाश अपने बारे में वर्ड्स नहीं है सबके फेवरेट सबके फेवरेट तो नहीं बोलूंगा, बट आई विल अपने बारे में खुद यही बोलूंगा कि जब तक मैं इस फील्ड में हूँ, मैं डेडिकेटेड रहूंगा आपकी हेल्थ के लिए। ओके डेफिनेटली सर, थैंक यू। और लास्टली T3 शो। T3 शो सर जो काम कर रहे हैं, मुझे जो चीजें उनके बारे में जानने मिली है, मैं एक चीज कहने वाला हूँ, इट विल रॉक फॉर श्योर। थैंक यू सर, और बहुत मजा है आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला, सिर्फ मुझे नहीं, शो के थ्रू जितने भी पब्लिक देखने वाला है उन्हें अब पता चलेगा कि कायरोप्रैक्टिक मतलब सिर्फ क्रैकिंग साउंड नहीं होता है, उनको बेसिक से अब पता चलेगा, और शायद आपको फॉलो करेंगे, सेशन लेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से वो जान पाएंगे कि कायरोप्रैक्टर का वर्क क्या होता है और कायरोप्रैक्टिक है क्या। बिल्कुल। सो डेफिनेटली हम जरूर नेक्स्ट शूट आपके साथ करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम देने के लिए और शूट के लिए हाँ बोलने के लिए पहले तो बहुत मजा आया सर शूट करके। थैंक यू वेरी मच सर, आपको भी, क्योंकि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों तक कायरोप्रैक्टिक को पहुंचा पाऊँ। तो मेरे लिए ये बड़ी बात है कि मुझे लोगों में एक अवेयरनेस लानी है कि भाई सिर्फ ऑपरेशन या दवा ही ऑप्शन नहीं है, कुछ और भी है। तो एक बार आप कायरोप्रैक्टिक विजिट कीजिए, खुद फॉलो अप लीजिए, तो आपको भी पता चले कि क्या डिफरेंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।